हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा और अपना नेक्स्ट लेक्चर है आज फिर से स्केलर एंड वेक्टर पे। ओके, देखो अपन लोग स्केलर और वेक्टर में काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल भी किए अपन लोगों ने। आज थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देंगे। ओके, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर एक टॉपिक होता है वेक्टर में, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर है जिसमें हम बताते हैं कि वेक्टर कैसे कितने कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पैरेललोग्राम पढ़ा तो वो क्या था, प्रोसेस ऑफ एडिशन था। वेक्टर के एडिशन करने का एक प्रोसेस, सब्सट्रैक्शन करने का प्रोसेस भी है वही, ठीक है। उसी के थ्रू हम सब्सट्रैक्शन भी करते हैं। सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे उस चीज़ को भी। लेकिन फिलहाल आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर कि वेक्टर के कितने टाइप हैं। देखो हैं तो बहुत सारे टाइप, बहुत सारे टाइप हैं। जैसे कि सेम वेक्टर होता है, सेम और इक्वल वेक्टर, ठीक है। दूसरा होता है नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर। तीसरा होता है यूनिट वेक्टर। चौथा होता है नल वेक्टर, जिसको हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे जो सिलेबस में ये चार जो वेक्टर हैं, चार टाइप के, इनमें से केवल दो ही इम्पोर्टेंट है, और दो में भी मैं बोलूँगा एक ही इम्पोर्टेंट है बस, यूनिट वेक्टर। नल वेक्टर है, इसका कहीं कहीं यूज़ होता है। जैसे हम जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा ना, और वहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, है ना, याद होगा, 10th में पढ़ा होगा, v²/r। ओके, लेकिन वहाँ पे जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन में हम तीन टाइप के एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक लीनियर एक्सेलरेशन और एक एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन उसमें जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ओके, बस उसमें डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन। तो वो जो एक्सेलरेशन है उसको हम बोलेंगे नल वेक्टर। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो जब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, जिसका मैग्नीट्यूड, ओहो मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड कितना हो? 0, दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब नल्ला यार, नल्ला है ना, 0 का मतलब 0, मैग्नीट्यूड 0 है, ओनली डायरेक्शन। मैं जब आपको वेक्टर की डेफिनेशन करा रहा था तो मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं है मैग्नीट्यूड हो, लेकिन डायरेक्शन ज़रूरी है, हाँ या ना, बताया था ना। तो क्यों बोला था? इसी को मद्देनज़र, मतलब इसी को कंसिडरेशन में लेके मैंने बोला था कि भाई मैग्नीट्यूड 0 हो कोई बात नहीं, डायरेक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन। अब देखो समझो इसको कैसे हो, ऊपर जाते जाएंगे, ये दोनों बहुत आसान है। एक पार्टिकल है, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, एक रस्सी ली, रस्सी में एक पत्थर बांधा छोटा सा, ओके, और उसको घुमाने लगे, ओके, r रेडियस का है, चलिए देखिए। और आप जो घुमा रहे हो ना उसको कांस्टेंट स्पीड के लिए हो। स्पीड क्या है उसकी? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, ओके। तो देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो वेलोसिटी वेक्टर ये होगा, है ना, ध्यान से समझो, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? ये होगा। यदि मैं इस पॉइंट पे बात करने लग जाऊं तो वेलोसिटी वेक्टर ये होगा, है ना, ये v1, ये v2। देखो याद रखना कि यदि हमें किसी भी कर्व पे, ये सेंटेंस ये मैं बताऊंगा नहीं, ये लिखाने वाली नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसको दिमाग में रखो, और लिखना है तो लिख लो, हिंदी में ही लिख लो या मराठी में लिख लो, इन वट एवर लैंग्वेज यू वांट, ओके। कि भाई यदि हम किसी कर्व पे, डायरेक्शन पता करना चाहता हूँ मोशन की,
ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कर्व जो है वो किसका है, मोशन का है, मोशन कर्व है। किसका कर्व है, मोशन कर्व। ओके, तो यदि मुझे इस कर्व पे मोशन की डायरेक्शन पता करनी है किसी भी पॉइंट पे, तो आई जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन कैसे जा रहा है, हमारा मैंने इस समय मान रखा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है हमारा जो मोशन है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करा, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बस ये जो होगा, ये जो टेंजेंट होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन, दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट दिस पॉइंट। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। चलिए, यदि मैं इस पॉइंट पे बात करने लग जाऊं तो भी यहाँ पे भी यही होगा, ऐसे करके टेंजेंट होगा। चलो ठीक है, V3। आप एक चीज़ देखो, सब जगह रेडियस क्या होगी, आर होगी, है ना। 10th में पढ़ के आए होंगे आप लोग, 10th में आप पढ़ के आए होंगे कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। पढ़ा है क्या, हाँ या ना, देख लो, बता दो, पढ़ा होगा। सर्किल की रेडियस कांस्टेंट, आप घुमा सेम स्पीड से रहो, है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड। ओके, समझ में आ रहा है, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। अभी तो सर बोल रहे थे 0 का बता रहा हूँ, रुक जाऊँ। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ओके, मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम, ये सेम, ये सेम, हाँ या ना। ओके, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, लेकिन वेक्टर सेम नहीं है। v1 इज नॉट इक्वल टू v2 वेक्टर, बट v1 इक्वल टू v2। समझ में आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, v1 वेक्टर का मॉड है, ये v2 वेक्टर का मॉड है। कल बताया था ना, हाँ जी, ठीक है। v1 इक्वल टू v2, बट v1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू v2 वेक्टर बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द बोथ वेक्टर्स आर डिफर। ओके, नाउ लेट्स see what is the formula of acceleration. Acceleration is del v upon del t, as usual, as you have studied in 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ओके, तो वैसा ही फॉर्मूला है जैसा वहाँ पे था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। ओके, क्लियर है, ठीक। मैग्नीट्यूड कैसा है, दोनों का सेम है। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना है, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, ओए वो तो 0 है यार। कितना है, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 0 है, वो 0 है, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। लेकिन डायरेक्शन में तो चेंज आ रहा है ना, डायरेक्शन में तो चेंज आ रहा है, इसी कारण एक्सेलरेशन तो है। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्चुअली में डायरेक्शन की वजह से ही चेंज हो रही है, लेकिन चेंज हो रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी है। और ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, जीरो एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है। ये एग्जाम्पल था केवल समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। ओके, मैग्नीट्यूड 0 हो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, नल वेक्टर कहलाते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, आप लिख चुके होंगे इसको। यूनिट वेक्टर को सबसे लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन अच्छी खासी देनी है। नेगेटिव वेक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं। ओके, देखो नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, यदि कोई वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए, ओके, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है। यदि इसी के इक्वल एक वेक्टर में ड्रॉ करूं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करो, तो उसको बोलेंगे निगेटिव वेक्टर ऑफ ए। ये वेक्टर ए का क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। बस यही कहानी है। निगेटिव वेक्टर की कहानी क्या है कि निगेटिव
वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज equal in magnitude but opposite in direction. डायरेक्शन के कैसे होगा? अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों का सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? क्लियर है? नेगेटिव वेक्टर क्लियर है? बहुत आसान था, कुछ नहीं है इनमें, कुछ नहीं है। केवल और केवल कौन कहानी बताएगा? अपनी यूनिट वेक्टर, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन देनी है। बहुत इक्वल वेक्टर क्या होंगे आपको समझ में आ रहा है? यदि ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, इसी के इक्वल और पैरेलल सेम डायरेक्शन में, मतलब यदि मैं कोई वेक्टर बी बोलूं तो दिस वेक्टर बी इज इक्वल टू द वेक्टर ए, दिस इज इक्वल वेक्टर। क्या सर पढ़ा रहे हो? फालतू की चीज़ है ना, पक्का है ना फालतू की चीज़, पक्का ही है, लेकिन पढ़ाना जरूरी है। क्या करें यार, ये सब चीज़ें कंपटीशन के क्वेश्चन में जरूर आ जाती है भाई, कहीं ना कहीं से। और बच्चे ये बोल देते हैं कि सर हमारे पास इतनी कॉमन सेंस नहीं थी कि हम समझ सकें, आपने पढ़ाया नहीं, आपकी गलती, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें कॉमन सेंस के हैं, जैसे मैं बोल चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रूफ रहना चाहता हूँ। ओके, तो बी क्या हो जाएगा? वेक्टर ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? मतलब निगेटिव वेक्टर में क्या था? सेम मैग्नीट्यूड था, लेकिन डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, देन टू वेक्टर्स विल बी इक्वल वेक्टर्स। क्लियर है? विल बी इक्वल वेक्टर तब होंगे, ठीक है। उतार लो, उतार लिया, चलो हटाओ। सर 1 सेकंड बोले बोलते हो उतार लो, 1 सेकंड बाद बोलते हो कि उतार लिया। भाई तो स्क्रीनशॉट लो तभी के तभी, नहीं तो पॉज करके रोक दो मेरे को, वहीं के वहीं रोक दो, ठीक। चलिए, और उतारते रहो आराम से। अब लास्ट की बात करते हैं, वाह का नाम है अपना यूनिट वेक्टर। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस किसी ने तीनों पे ध्यान ना दिया भी हो तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा उन लोगों का। लेकिन यदि किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया यूनिट वेक्टर पे, तो भैया इस चैप्टर में आगे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये सबका सूत्रधार है, ये आने वाली हर चीज़ का सूत्रधार है। पैरेललोग्राम में भी मैं इसको ठूस दूंगा, समझ में आ गया। और मैं इसको आपके मल्टीप्लिकेशन में भी ठूसूंगा, जब 2 वेक्टरों को मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, वहाँ पे भी इसको इंक्लूड करूंगा। ओके, और आने वाले चैप्टरों में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे? देख लोगे आप खुद ही। आप जब मैथ्स में भी आएगा, ये यूनिट वेक्टर मैथ्स में भी आएगा, वहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे मैथ्स में, ओके, तो वहाँ पे आप पता चलेगा आपको कि भाई वेलोसिटी भी कि हम डिफरेंशिएशन से कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, और वहाँ पे यूनिट वेक्टर ही होंगे। आप समझो क्या होता है। इतना इम्पोर्टेंस समझा दिया मैंने, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और आज मच्छर बहुत लग रहे हैं यार मेरे पैरों में, क्या करेंगे, हम तो तबाह आ गए। चलिए ठीक है, देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर की सबसे पहले मैं कहानी में समझा देता हूँ आप लोगों को। यूनिट वेक्टर सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन समझो इसका, यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है यूनिट वेक्टर का, कैसे इसको दिखाते हैं अपन लोग। ओके, तो देखो यूनिट का मतलब है मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो। एक नहीं बोलूंगा मैं, यूनिट हो। कितना हो? यूनिट, सिंगल, ठीक है, एक नहीं, यूनिट। ओके, फिजिक्स में समझोगे एक और यूनिट में बहुत अंतर है, एक और यूनिट में बहुत अंतर है, ठीक है, हाँ सीखोगे फिजिक्स में। अब मैं सिखाने वाला नहीं हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अभी सोच रहे कि अब समझाएंगे कि यूनिट और एक में क्या डिफरेंस है सर बताओ। ओए चलिए देखो, अपन लोग क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन समझने वाले हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है कि यदि कोई वेक्टर है ए, ठीक है, यदि ये कोई वेक्टर है, ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर नहीं है, नॉर्मल मत समझना, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है।
और इसको हमें यूनिट वेक्टर दिखाना है, तो क्या करेंगे भैया, इसके ऊपर एक ऐसी चीज लगा देंगे जो केवल एक ही इंसान एक टाइम में पहन सकता है, उसको क्या कहते हैं, कैप। और टोपी, टोपी क्या 2 इंसान एक साथ पहन सकते हैं? 2 मेंस एक साथ पहन सकते हैं क्या एक टोपी को, एक कैप को पहन सकते हैं क्या? नहीं ना, नहीं पहन सकते। इसीलिए इसका सिंबल बनाया गया कैप। क्या बनाया गया? कैप। ठीक है, जिससे कि हमें पता चले कैप का मतलब ये है कि ये सिंगल है, ये अकेला है, ये इसका स्टेटस क्या है? सिंगल, नॉट मैरिड। ओके, तो इसीलिए वेक्टर होने पे आपको शंका हो सकती है कि सिंगल है कि नहीं, मैरिड है कि नहीं, आदमी है कि औरत है। लेकिन यहाँ पे यदि कैप लग गई है तो पता है कि ये क्या है, ये लड़का ही होगा और सिंगल ही है। ओके ठीक है। हाँ, तो अपन लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? किसी भी वेक्टर को यदि हमें कैप पहना दी, ठीक है, टोपी पहना दी, तो वो कैसा हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब बनाते हैं फॉर्मेशन। इसका कैसे फॉर्म करेंगे, इसको कैसे फॉर्म करेंगे? ठीक है, तो फॉर्मेशन देखो, ये कोई वेक्टर है ए। अच्छा, इससे पहले मुझे एक चीज़ और पढ़ानी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आई है नहीं, इसके बाद ही पढ़ानी पड़ेगी वो। यदि कोई वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, इसका मुझे बनाना है ए कैप, वेक्टर ए। भाई सोचो, 3 वेस्ट, ठीक है, कहीं ऐसा लिखा है तो ये एक वेक्टर है, ठीक है, 3 मीटर वेस्ट ऐसा ले लिया, ठीक है। अब इसका मुझे यूनिट बनाना है, तो यूनिट कैसे बनेगा? 3 मीटर वेस्ट डिवाइडेड बाई 3, 1 मीटर वेस्ट। समझ में आया क्या कैसे बनेगा? कैसे बनेगा समझ में आया क्या? मैंने क्या किया, ये पूरा वेक्टर था, देखो वेस्ट लिखा है, डायरेक्शन है इसके पास, और यूनिट भी है, मतलब एक मैग्नीट्यूड भी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको मैंने 3 ही से क्यों डिवाइड करा? 5 से क्यों नहीं करा? 2 से क्यों नहीं करा? 1 से क्यों नहीं करा? क्योंकि मुझे इसे यूनिट बनाना था। 3 को मुझे क्या बनाना था? 1। क्या बनाना था? 1। तो मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो मैं 1 बना पाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये क्या था? 3 मीटर क्या था? ये मैग्नीट्यूड था। क्या था ये? मैग्नीट्यूड। और वेस्ट क्या थी? डायरेक्शन। और मिलके क्या था? ये वेक्टर। मैंने किससे डिवाइड करा? मैग्नीट्यूड से। समझ में आ गया? यदि मुझे इसको बनाना है एक कैप, तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसके मैग्नीट्यूड से, और जैसे ही मैं इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा एक यूनिट वेक्टर। ओह माय गॉड, समझ में आएगा? और समझ में आया क्या खोते हो? समझ में आया कि वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। क्लियर है? पक्का? देख लो राम जी की कसम। ठीक है, राम जी थारे भले करेंगे फिर। और यहाँ से यदि मुझे किसी वेक्टर को बनाना है तो क्या करूँ? मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दूँ कैप की। ये भी फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर पूरा इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है इसमें ऐसा जो इंपॉर्टेंट ना हो। समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो ये भी थी। As you know, these are the coordinates x, y and z। हाँ या ना, जल्दी बोल दो। x, y and z तीनों कैसे होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ओके, देखो हमारा एक एजम्पशन है, हमने एक यूनिट वेक्टर बना लिया एक्स एक्सिस में, उसको बोल दिया है आई कैप। एक वाई एक्सिस में बना लिया, उसको बोल दिया जे कैप। और एक जेड एक्सिस में बना लिया, उसको बोल दिया के कैप। ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि एक एक्स एक्सिस में हमने एक यूनिट वेक्टर अज्यूम कर लिया है, आई कैप बोल दिया उसको।
वाई एक्सिस में जे कैप बोल दिया है, जेड एक्सिस में के कैप बोल दिया है। इसको क्लियर है? ठीक, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको बस मान लो ये है अथार सत्य है। ठीक है, रटना नहीं है, मानना है। ठीक है, अगर ये कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, या चलो x1 ले लो, y1 ले लो, z1 ले लो। ओके, अब मुझे ये है एक पॉइंट, ठीक है, इसकी कोई पोजीशन होगी पक्का। अब मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बनाना है। पोजीशन वेक्टर ये सबसे बेसिक वेक्टर है, सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है पोजीशन से। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, पोजीशन क्या होगी मेरी, मैं बोर्ड से 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर आगे की तरफ खड़ा हूँ, ये मेरा पोजीशन है बोर्ड से। तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था 3 मीटर वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट क्या होता है, ईस्ट, नॉर्थ, ये होता है वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे था 3 मीटर, कहीं वेस्ट में 3 मीटर। ओके, क्लियर हो? तो ये क्या है, ये एक पोजीशन वेक्टर है। क्या वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। क्लियर है? अब देखो, हमें इन i, j और k की टर्म्स में यदि कोई पोजीशन वेक्टर बनाना है तो, तो देखो ये पोजीशन x1, y1, z1 तीनों एक्सिस में है। x एक्सिस में x1 है, y एक्सिस में y1 है, z एक्सिस में z1 है। तो जरा देखो कि ये x एक्सिस में वेक्टर कितना होगा, देखो कितना वेक्टर होगा, x एक्सिस में वेक्टर कितना होगा, ओए सोच के बताओ भाई। मैग्नीट्यूड कितना है, x1, वेक्टर कितना है, यूनिट कितना है, i, वेक्टर कितना है x एक्सिस में i कैप। ठीक है, x1, क्लियर हुआ? ठीक है, y एक्सिस में वेक्टर कितना होगा, y1 इंटू जे कैप, और z एक्सिस में वेक्टर कितना होगा, z1 इंटू के कैप। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब मुझे इसका वेक्टर बनाना है पूरा का पूरा। पोजीशन वेक्टर को अपन लोग r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे इसका वेक्टर बनाना है तो कुछ नहीं करना भैया, x वेक्टर, y वेक्टर, z वेक्टर, तीनों का एडिशन ही तो पोजीशन होगी ना भाई। तीनों एक्सिस में है तो तीनों का एडिशन उसकी पोजीशन बन जाएगी, टोटल पोजीशन। बस तीनों की वैल्यू लिख दो, x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। दिस विल बी द वेक्टर आर। क्लियर हुआ तो बताओ मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। कहाँ से सुनाई देगा सर, यूट्यूब पे पड़ा है वीडियो। बस ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब कमेंट करके बता देना या व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ओके, तो आपको समझ में आया कि आर वेक्टर क्या है, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, i, j, k की टर्म्स में। अब मैं इतना नहीं समझाने वाला, राम कहानी मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। इसको फटाफट उतार लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ये देखो, मैं आपको केवल बेसिक इसलिए समझा दिया कि ताकि एक बारी में मेरा काम खत्म हो जाए, मुझे बार बार ना समझाना पड़े। क्लियर हो गया? पोजीशन देखो, ये i, j और k कैप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बता देते हैं कि कोई वेक्टर कितने एक्सिस में है, कहाँ पर है, सब कुछ बता देते हैं, सारा क्लियर कर देते हैं। ठीक, अब देखो हमारा जो r वेक्टर आ गया, वो आया x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। प्रॉब्लम ये है, इट इज द प्रॉब्लम सर, व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो या तो फॉर्मूला याद कर लो या तो पैरेललोग्राम भी लगा सकते हो। तीनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दो को लो पहले,
फिर निकालो, फिर जो तीसरा आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी तीसरे के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, फिट होगा दो, ठीक है, कुछ नहीं करना, यही है। देखो देखो फॉर्मूला भी ड्राइव करवा देता हूँ, लेकिन फॉर्मूला याद करना बेहतर होगा आप लोगों के लिए। ये देखो इसको, ये दोनों क्या है, आई जे, आई एक्स एक्सिस में, जे वाई एक्सिस में, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कल मैंने कराया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों का रिजल्टेंट हो गया। हाँ चलिए, ये किस प्लेन में जाएगा, ये इसी प्लेन में जाएगा, एक्स और वाई प्लेन में, हाँ या ना, हाँ या ना। और जेड एक्सिस में कौन है भाई, Z1 है। ओके, ये क्या होगा, जेड एक्सिस कहाँ है, जेड एक्सिस ये रहा, ये दिख पा रहा होगा, नहीं दिख पा रहा होगा, ये है जेड एक्सिस। ओके, अब ये जो हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, ये मेरे बोर्ड पे ही है फिलहाल भी, अभी भी। तो ये जेड एक्सिस से अभी भी कितना एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर ही होगा। ये कितना होगा, अभी भी 90 डिग्री ही बनाएगा। कोई भी पॉइंट इस बोर्ड पे कहीं पे भी हो, वो जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ओके चलिए, तो यदि ये दोनों चीज़ें फिर से कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो फिर से इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। याद है ना, परपेंडिकुलर होने पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता था आर का वैल्यू, हाँ है ना, cos 90 वैल्यू 0, cos 90 वैल्यू 0, याद है ना। चलिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड1 स्क्वायर। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो फॉर्मूला मैंने फॉर्म करा दिया आपको, फॉर्म करा दिया, क्या करा दिया, फॉर्म। लेकिन कहीं पे भी आपको ये फॉर्मेशन मिलेगा नहीं, कहीं पर नहीं मिलने वाला। किसी भी बुक में उठा के देख लो, एस.सी. वर्मा ले लो, डी.सी. पांडे ले लो, या फिर आप रश्मिक ले लो, या फिर एक और मेरे को याद, एरोडॉफ, ठीक, कहीं पे भी ले लो, कोई फॉर्मूला बताने वाला नहीं है कैसे आया। ओके, लेकिन मैंने बता दिया आपको, क्यों बताया मुझे भी नहीं पता ठीक है, ऐसे ही मन करा बता दिया। ओके, लेकिन आपको हर जगह ये फॉर्मूला जरूर दिखेगा कि भाई मैग्नीट्यूड निकालना है, यदि कोई वेक्टर इस तरीके से बना हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड बनाना है, तो आई जे और के को भूल जाओ, अंडर रूट लगाओ, तीनों का स्क्वायर करो और ऐड कर दो। समझ में आ गया क्या, रट लो, नहीं भाई रटो मत, याद करो, मनन करो, मनन। ओके, मनन करो, मनन, ये नया वर्ड है, मनन, चिंतन मनन, सुना है आपने, चिंतन मतलब चिंता नहीं करना, चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, और मनन करना मतलब अपने मन को टटोलना, अपने मन के अंदर जो भी चल रहा है उसको समझना। सर सुबह सुबह बाबा जी के भाषण ना सुनाओ। ओके ठीक है, तो आपको कई सारी चीज़ें समझने का आई हैं कि भाई x1 और y में और z में यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर यदि बनाना है किसी भी वेक्टर का, तो उसको डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से, वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को अपन लोग बोलते कैसे हैं, ए कैप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ए कैप। यदि ये कोई है तो इसको बोलेंगे बी कैप। ओके, बोलने का मतलब है, ठीक है। ओके, और क्या चीज़ सीखे, यदि कोई वेक्टर इस तरीके से है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ या ना, क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें आज हमने सीख ली। ओके, हाँ, तो देखो, यदि हमें ये याद रख लेना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा दे रहा हूँ अभी भी फिर से मैं आपको, यदि इस फॉर्म में हमें दो वेक्टर दिए हैं, इस फॉर्म में, ओके, इसको बोलते हैं कंप्लीट वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों क्या हैं, एक दूसरे से गुथे हुए हैं, गुथे हुए मतलब एक दूसरे में मर्ज हो चुके हैं एकदम कंप्लीट। यदि इस तरीके से हमें दो वेक्टर दिए हैं और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बोला है, तो आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, पैरेललोग्राम लगा लो, या तो कैसे निकालोगे, पैरेललोग्राम, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर इनके एंगल निकालो, जो कि सिलेबस में नहीं है एंगल निकालना, एंगल का फॉर्मूला अलग से होता है,
cos अल्फा इक्वल टू होता है x1 अपॉन ये इसका पूरा मैग्नीट्यूड। लो याद कर लो, ये भी तुम्हारे बोर्ड में है, शायद इसका कोई 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, दीज आर द एंगल्स। ठीक है सर, ये क्या लिख रहे हो? देखो अल्फा एक्स एक्सिस से एंगल है, बीटा वाई एक्सिस से एंगल है और गामा जेड एक्सिस से एंगल है। ठीक है, जेड एक्सिस से कि आपका जो वेक्टर है वो जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से कितना बनाएगा, एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा। बेहतर क्या है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन स्टेट बोर्ड की बुक में है, महाराष्ट्र के बोर्ड की बुक में एक जगह एक क्वेश्चन दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो छोड़ो उस चीज़ को। पैरेललोग्राम यहाँ पे लगाना बेवकूफ़ी होगी, बुद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? देखो इस केस में जब वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे दिए हुए हों तो हमें ऐड करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। x और x2 आई क्या, y y2 j क्या, z1 z2 k क्या। आई को आई के साथ जोड़ दो, वाई को जे के साथ जोड़ दो, के को के के साथ जोड़ दो और सिंपली इसका आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आया क्या? सर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा रहे हो। नहीं भाई, मैं बहुत घटिया तरीके से समझा रहा हूँ आप लोगों को। ओके है ना? हाँ सर, अपनी तारीफ अपने आप। ठीक, समझ में आ रहा है, ये चीज़ क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज का जो चैप्टर था ये आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। ओके, आपको यूनिट वेक्टर समझ में आ जाना चाहिए। यूनिट वेक्टर की किसी भी स्थिति में जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। मतलब कई क्वेश्चनों में आपको ऐसा होता है यूनिट वेक्टर दे देता है लेकिन वैल्यू नहीं देता क्योंकि यूनिट वेक्टर दे दिया, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू कहाँ से निकालूँ। अबे यूनिट वेक्टर की वैल्यू कोई नहीं निकालता, गधो। ठीक है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू यूनिट होती है। कितनी होती है? यूनिट होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना भैया, बेहतर है। क्योंकि कल को कुछ क्वेश्चन है अच्छे से। अच्छा, एक क्वेश्चन आज भी कर लो यार, कुछ तो कर लो आज। मैं आपके कई सारे डाउट है ना थ्योरी में ही करा देता हूँ ख़त्म, क्वेश्चन में जो आने वाले होते हैं। ओके, जैसे कि देयर आर दोन वेक्टर। इस क्वेश्चन को आप करके देना मुझे, है ना। 2 वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एट एन एंगल 60 डिग्री टू ईच अदर। ओके, अच्छा इसको करा दे रहा हूँ, इससे अगला जो क्वेश्चन होगा वो करके देना। ठीक है, ईच अदर if the magnitude of vector A is equal to twice of magnitude of vector B, ठीक है, then find the resultant in terms of टर्म्स है वे ए की टर्म्स में हमें वैल्यू बतानी है किसकी, रिजल्टेंट की। रिजल्टेंट का मतलब आपको मैंने कल समझाया था, ए प्लस बी जो होता है वो रिजल्टेंट होता है। ओके एंड नाउ लेट्स बिगिन द फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आसान क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, है ना। ए स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है
बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताओ, a/2 हो जाएगी क्या बी की वैल्यू? रख दो टाक है, किसकी टर्म्स में निकालना? a/2 का स्क्वायर करोगे तो a²/4 आएगा। किसकी टर्म्स में निकालना है? a की टर्म्स में ना। ये हो जाएगा 5a² डिवाइडेड बाई 4 एलसीएम। ओके, 2 से 2 गया, a² बचेगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 की 1/2। ओके, ये हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5a²। 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2a² डिवाइडेड बाई 4। a² कॉमन लो के बाहर निकालो, a बच जाएगा। 4 बाहर निकालो, 2 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 7। समझ में आया क्या? समझ में आया? आसान क्वेश्चन था ना, बहुत आसान था। 7 √7a/2 समझ में आया? क्लियर है? बहुत अच्छा, उतार लो फटाफट। हाँ, देखो मैं तुम्हारे को उछलाऊंगा। इफ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट यहाँ पे भी लिखा, देन फाइंड द रिजल्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए। ओके, मेरे ख्याल से आप लोग सब कर देंगे। जहाँ पे ना हो मेरे से बात कर लेना। इन टर्म्स ऑफ बी निकालना इस बार, वेक्टर बी की फॉर्म में, वेक्टर नहीं बी की फॉर्म में। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान दिया मैंने, कोई हार्ड नहीं दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कर लेना, उतार लो भैया, क्योंकि देखो आपको टास्क मिलना चाहिए, इससे पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, पढ़ भी रहे हो कि नहीं, बस वही मेरे को गोली दे रहे हो, है ना। और अपन लोग क्या नाम, पैरेललोग्राम हो चुका है, टाइप्स ऑफ वेक्टर हो चुके हैं, यूनिट वेक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो हो गया है। तो कल को हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जो इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक्स भी हैं और जान भी हैं। ठीक है, मतलब समझ नहीं पा रहे हो आप, मैं समझाता हूँ, समझोगे कैसे? जब समझाऊंगा तब समझोगे ना। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी और पावर आपका एक चैप्टर है। ठीक है, वहाँ पे वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट से आता है। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। और आपका एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन फिजिक्स में, वहाँ पे आपका टॉर्क आएगा, टॉर्क, वो भी फोर्स और डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप लोग अब कहाँ आएंगे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, आगे तक आते रहेंगे। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहाँ पे भी कई सारी क्वांटिटीज़ ऐसी आएंगी जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट होंगी। ओके, कई सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको विचलित कर सकती हैं। ओके, तो उनको ना देखते हुए आप लोग ईजीली पढ़ते जाएंगे। यदि स्केलर और वेक्टर आपको समझ में आ गया तो यार फिजिक्स आधी ख़त्म, फिजिक्स आधी ईजी हो जाएगी, आधी बचेगी जो टिपिकल है। ओके, जो वास्तव में टिपिकल है वही बचेगी फिर। ठीक है, तो पढ़ो अच्छे से, और गया। थैंक यू एवरीवन।